हेलो दोस्तों, जीएसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। तो आज हम लोग कृतिका भाग 2 पुस्तक के अगले अध्याय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी के लेखक का नाम है मधु कांकरिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग कवि परिचय के साथ आरंभ करते हैं और फिर चैप्टर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कवि परिचय। लेखक का नाम है मधु कांकरिया। इनका जन्म हुआ था 1957 ईस्वी में कोलकाता में। ठीक है, उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया, यानी कि मधु कांकरिया अर्थशास्त्र से एमए किए थे। ठीक है, और कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किए थे मधु कांकरिया। और इनका उपन्यास का नाम है पत्ताखोर। मधु कांकरिया के उपन्यास का क्या नाम है? पत्ताखोर। इनका कहानी संग्रह है जैसे कि सलाम आखरी, सलाम आखरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए या अंत में यीशु। ठीक है, तो इनके द्वारा लिखा गया ये सब कहानी संग्रह है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि साना साना हाथ जोड़ी क्या है? यात्रा वृत्तांत है। तो उस यात्रा में वो सब क्या क्या कह रहे हैं, ये सब देखिए। सलाम आखरी मतलब घूमने जाने से पहले सभी को सलाम कर रहे हैं। खुले गगन में लाल सितारे, अब चैप्टर का जैसी शुरुआत होगा ना उसी समय आप देखिएगा कुछ सितारे के बारे में जिक्र किया गया है, तो वो भी कर रहे हैं। बीतते हुए, ठीक है, मतलब वो महसूस, जब घूमने गए हैं तब महसूस कर रहा है कि समय अच्छा बीत रहा है। और अंत में, एकांत में जब वो घूमने गए हैं तो उनको अंत में यीशु नजर आ रहे हैं। ऐसे आप याद रखिएगा। इनके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है साना साना हाथ जोड़ी, यानी कि साना साना हाथ जोड़ी क्या है? तो याद रखिएगा यात्रा वृत्तांत है। और शहर शहर जादू, इनका ये भी यात्रा वृत्तांत है। और बुद्ध भी यात्रा वृत्तांत है। रचना का विषय इनका क्या रहा है? तो मधु कांकरिया की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है, मतलब नया नया विचार जो है अपने कहानियों में लाते हैं। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे आप संस्कृति, अपसंस्कृति, ठीक है, मैंने संस्कृति का जो खंडित रूप, ठीक है, महानगरों की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि विषय इनका लेखन का विषय रहा है। ये सब में अपना लेखन कार्य किए हैं इन सब तथ्यों पर। अब देखिए साना साना हाथ जोड़ी का सारांश है, यानी कि क्या हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो चीज़ है। महानगरों की भाव शून्यता, ठीक है, भाव शून्यता मतलब व्यक्तिगत जो भागीदारी है हर काम के लिए वो होना। भागम भाग और यंत्रवत जीवन की ऊब मधु जी को दूर दूर की यात्राओं की ओर ले जाती है। मतलब वो महानगरों की जो भागम भाग है ना उनसे ऊब जाते हैं। ठीक है, और वही ऊबने के कारण उनको दूर दूर यात्रा करने का जो है वो मन करता है, इसीलिए वो दूर दूर यात्रा करने निकल जाते हैं। उन्हीं यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में शब्दस्थ किया है। साना साना हाथ जोड़ी में पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। यानी कि साना साना हाथ जोड़ी में कहाँ का वर्णन है? तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक का वर्णन है, और गंगटोक से आगे का जो हिमालय की वादियां हैं, हिमालय है, उसका वर्णन है। हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम स्वयं ही अपनी आँखों से निहार रहे हो। मतलब चैप्टर को जब आप पढ़िएगा, ठीक है, तो आप में जो है ना एक भाव उत्पन्न होगा और ऐसा लगेगा कि जो लेखिका ने हिमालय का वर्णन किया है वो आप साक्षात अपनी आँखों से देख रहे हैं।
महिला यायावरी की विशिष्टता भी इस यात्रा वृत्तांत में देखी जा सकती है। यायावरी जो है ना वो घूमने फिरने की जो अपना जो क्या है आदत है उसको दिखा रहा है यहाँ पास। ठीक है, लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं होती, वहाँ के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को भी रेखांकित करती है। अब देखिए वो घूमने गए हैं तो हालांकि वो हिमालय का सौंदर्य और गंगटोक का सौंदर्य का जिक्र करके कहानी लिख सकते थे, लेकिन उनका जो लेखन शैली है वो क्या है, किसी के भाव से जुड़ना, ठीक है, किसी को अभाव को प्रकट करना। तो लेखिका वहाँ देखें कि वहाँ के जो महिला हैं वो काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, स्कूल के बच्चों जो हैं वो भी मेहनत करके स्कूल जाते हैं चढ़ाई पर। ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ वहाँ पास वो देखें। ठीक है, तो उन सभी के अभावों को, गरीबी को रेखांकित कर दिया अपनी कहानी में। साथ ही यह बताना भी नहीं भूलती कि हिमालय तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। इस पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है। तो सौंदर्य माने कि गंगटोक का सौंदर्य और हिमालय का सौंदर्य, और पीड़ा जो वहाँ मेहनत कर रहे हैं लोग उनकी पीड़ा, तथा इसे पढ़कर अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं तथा सृष्टि की समग्रता का एहसास होता है। ठीक है, यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। अब देखिए, यदि आप यात्रा कीजिएगा तो आपका मनोरंजन होगा, और आप जहाँ दूर दूर जाइएगा तो वहाँ के संस्कृति, भाषा इत्यादि के बारे में कुछ सीखिएगा। चलिए, इतना ही नहीं, घुमक्कड़ी हमें अपने स्व की संकीर्णता से भी मुक्त करती है। ठीक है, यानी कि जो आप संकीर्ण हो गए हैं उससे भी आपको मुक्त करता है। चलिए, अब शुरू होता है चैप्टर। देखिए, मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। ठीक है, यानी कि देखिए लेखिका जो है ना एक पहाड़ पर खड़ा है, यानी कि एक ऊंचाई वाले स्थान पर जा चुके हैं, और वहाँ जो शहर बसा है वो नीचे है, उनसे नीचे है, और रात का समय है तो रात में जितने भी लाइट रहेगा वो ऊपर से देखने पर टिमटिमाता हुआ प्रतीत होगा। तो लेखिका को ऐसा ही नजर आ रहा है। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? तो देखिए वो क्या था, वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। क्या था? रात में जगमगाता हुआ गंगटोक शहर था वह। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। अब देखिए गंगटोक को यहाँ कहा गया है मेहनत कश बादशाहों का शहर, याद रखिएगा। और बताया गया है कि वह इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा है, मतलब कुछ कुछ पौराणिक चीज़ें मौजूद हैं और बहुत सारे चीज़ जो है वो नई नई मौजूद हैं। चलिए आगे देखिए। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। सम्मोहन माने किसी चीज़ के प्रति क्या होना, आकर्षित हो जाना, तो उनको सम्मोहन जगा रही थी। कुछ इस कदर की उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरे आसपास, मेरा भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। ठीक है, अतीन्द्रियता मतलब कि जो कि हमारे इंद्रियों से परे हैं, ठीक है ना, उसके बारे में वो जिक्र कर रहे हैं। तो क्या थे वो, अपने आप में शून्य महसूस कर रहे थे, लेकिन वहाँ पास कुछ ऐसा चीज़ था जो कि उनके इंद्रियों से भी परे था। ठीक है, और क्या था, तो रोशनी में डूबी हुई जादुई झालर। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। उजास का मीनिंग होता है दोस्तों उजाला, ठीक है ना। तो वहाँ से उस शून्य से क्या फूटने लगा, तो उजाला।
एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। तो वह कौन सा प्रार्थना था दोस्तों, देख लीजिए। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहूं प्रार्थना, ठीक है, मतलब छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना, ठीक है। हामरो जीवन तिमरो कौशली, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। हामरो जीवन तिमरो कौशली। आज सुबह की प्रार्थना की ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। तो युवती थी, वो कौन सी युवती थी, तो नेपाली युवती, ठीक है। तो नेपाली युवती का जिक्र है, याद रखिएगा। सुबह हमें इम्तिहान के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैंने बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। कंचनजंगा क्या है, तो हिमालय का जो भारत में मौजूद है वह सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। यानी कि भारतीय पीक का ये जो है, जो हिमालय में आता है वो कौन है, हाईएस्ट, तो कंचनजंगा है, जो सिक्किम में मौजूद है। तो वही बालकनी से दिखाई देती है, ऐसा लेखिका बोल रहे हैं। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी क्या है, कंचनजंगा है। पर मौसम, लेकिन याद रखिएगा भारत में मौजूद हाईएस्ट है ये, ठीक है। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। मतलब पहले जो ठाकुर जी के कपाट, जैसे कि बर्फ गिरने पर क्या रहेगा, मंदिर सारा बंद रहेगा, उसी प्रकार ये भी बंद ही रहे हैं बादलों के कारण। कंचनजंगा दिखनी थी, न दिखी, मतलब पहले नहीं दिखी थी ऐसे कंचनजंगा, पर सामने ही रकम रकम मतलब कि अलग अलग तरह के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ, ठीक है। लेकिन उनको सामने क्या दिखाई दिया, तो फूलों के बाग। आगे देखिए, बहरहाल गैंगटोक से 149 किलोमीटर दूरी पर युमथांग था। तो प्रश्न रहेगा कि युमथांग गैंगटोक से कितना दूर पर था, तो याद रखिएगा 149 किलोमीटर पर था, ठीक है। युमथांग यानी घाटियाँ। युमथांग का मीनिंग क्या था, घाटियाँ, क्योंकि बहुत सारा घाटियाँ वहाँ था। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको, ठीक है। ऐसा कौन बोला, तो ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। क्या बता रहा था कि सारे जो रास्ते हैं ना उनमें घाटियाँ मिलेगा और फूलों से लदी वादियाँ मिलेगा। देखिए, वो ड्राइवर था, लेकिन ड्राइवर कम गाइड उसको क्यों कहा जाता था, क्योंकि ड्राइवर भी था और वहाँ के जानकार भी था वहाँ के स्थानों के बारे में, ठीक है। तो वो गाइड भी करता था। क्या वहाँ बर्फ़ मिलेंगे, मैंने बचकाने उत्साह से पूछने लगी। तो ये भी पूछे ड्राइवर से, अपने ड्राइवर कम गाइड से पूछें, लेकिन बार बार इसको हम लोग ड्राइवर ही जानेंगे, ठीक है। याद रखिएगा कि ड्राइवर कम गाइड था, लेकिन हम लोग ड्राइवर बोलेंगे बार बार। क्या वहाँ बर्फ़ मिलेंगे, ऐसे पूछे उन्होंने ड्राइवर से, ठीक है। तो वो जो है बोला, चलिए तो जगह जगह गदराएं पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। एक जगह दिखाई दी, ठीक है, एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं। तो वहाँ क्या दिखाई दिया, तो सफ़ेद कलर का बौद्ध का झंडा, पताकाएं दिखाई देने लगा, ठीक है। यहाँ एक चीज़ और याद रखिएगा कि पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जिक्र किया गया है, ठीक है ना। तो किसका पेड़ था,
जो कि नुकीला था, तो याद रखिएगा पाइन और धूपी, ठीक ना। किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा का प्रतीक ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे, ठीक है, सफ़ेद कलर का झंडा था जो कि जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। यानी कि बुद्धिस्ट की मृत्यु के बाद 108 श्वेत पताकाएं, 108, ठीक है ना, श्वेत पताकाएं शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर फहराया जाता है। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं, ऐसा नार्गे ने बताया। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं, ठीक है। अब देखिए, किसी के जन्म उत्सव पर या कोई नया काम होगा तो उस पर रंगीन पताकाएं लगाया जाता है, सफ़ेद नहीं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लदी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी, ठीक है। यानी कि उसके जीप में क्या लगा हुआ था, तो दलाई लामा का तस्वीर लगा हुआ था। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसे ही तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा कि इस जगह का नाम है कवि लोंग स्टोक। उस जगह का क्या नाम था, कवि लोंग स्टोक। वहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। यानी कि प्रश्न रहेगा कि गाइड फिल्म की शूटिंग कहाँ हुआ था, तो कवि लोंग स्टोक में हुआ था। तिब्बत के चीसखे बसनम ने लेप्चाओं के सोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। वो जगह का क्या नाम था, कवि लोंग स्टोक, क्योंकि वहाँ क्या किए थे, तो तिब्बत के चीसखे बमसन ने लेप्चाओं के सोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र वहीं हस्ताक्षर किए थे। एक कथन यहाँ स्मारक रूप में भी है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआत स्थल उसको कहा जाता है। यानी लेप्चाओं और भूटियों के शांति का शुरुआती स्थल कौन है, तो कवि लोंग स्टोक, ठीक है। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यानी कि कुटिया के भीतर क्या घूम रहा था, तो चक्र घूम रहा था। यह क्या है, नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील है। क्या है, प्रेयर व्हील है। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो ये क्या, चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्था, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी है। तो लेखिका को महसूस हुआ कि चाहे पहाड़ी हैं या मैदानी क्षेत्र के लोग, सभी का जो विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणा जो है ना, और कल्पना जो है ना, वो कैसा है, तो एक जैसा ही है। रफ्ता रफ्ता यानी कि धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। यानी कि चूंकि वो हाइट पर जा रहे थे, तो जो भी बाजार था, ठीक है ना, वो सब कहाँ छूटने लगा, तो बाजार और जो बस्तियां था लोगों के द्वारा बसाया गया, वो सब कहाँ छूटने लगा, तो पीछे वे सब छूटने लगा। याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियाँ और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। यानी कि वहाँ जो युवती थी वो क्या कर रहे थे, तो वे सभी स्वेटर बुन रहे थे। और जो भी मजदूर वहाँ बहादुरी का काम कर रहे थे नेपाली लोग,
वे सब अब दिखाई देना बंद हो रहे थे, ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियां में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधे के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहा था। यानी कि अब जो है ना, वो छोटा छोटा घर दिखाई दे रहा था। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपनी विराट रूप में एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। मतलब जो हिमालय दूर से छोटा छोटा दिखाई दे रहा था ना, वो अब बहुत बड़ा दिखाई देने ही वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थानियों का काम्य हिमालय पल पर परिवर्तित हिमालय के रूप में नजर आ रहा था। और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। रास्ता कैसे होने लगा था? तो वीरान, ठीक है, मतलब जहां लोगों का वास न हो। संकरा मतलब पतला, और जलेबी जैसा घुमावदार होने लगा रास्ता वहां का। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा, ठीक है। जो घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी, ठीक है। जो घाटी था ना, वो सब क्या होने लगा? तो और गहराई घाटी होने लगा, गहरा एकदम। वादियाँ चौड़ी होने लगी, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कराने लगे, ठीक है। यानी कि शिद्दत से, यानी कि तीव्रता से, प्रबलता से, चाहत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्ते से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हो। चूँकि रोड जो था ना, वो सब क्या था? तो कच्चा पक्का था, तो गाड़ी जो है ना हिचकोले खा रहा था और सब चीज़ दृश्य देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा था उनको। चलिए आगे देखिए। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि सभी सैलानी झूम झूम कर कौन सा गीत या गान गाने लगे? तो सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, याद रखिएगा। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं। लेखिका क्या चाहते थे? जो देख रहे हैं ना, उसको अपने भीतर समाने के लिए वो चाह रहे थे। पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीभ की खिड़की से मुड़ंकी मतलब सिर निकाल कर मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, ठीक है। देखिए वो क्या देखते थे? तो कभी कभी जो आसमान को छूते क्या देखते थे? तो पर्वत का शिखर देखते थे। और कभी कभी जो झरना गिर रहा है ना, वो दूध की तरह नजर आ रहा है, दूध की धार की तरह, उसको देखते। तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंद मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को देखते थे। तो तीस्ता नदी का जिक्र है, याद रखिएगा। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ है यह तीस्ता नदी। कहाँ से साथ था? तो सिलीगुड़ी से। पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। मतलब सौंदर्य जो है था ना, उसका अंतिम चरण पर था। माने बहुत सुंदर था वहाँ तीस्ता नदी, ठीक है। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी, ठीक है। मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी।
खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना। ठीक है, वो बहुत सारे चीज़ देख रहे थे, वहाँ झरना भी बहुत सारा जो था ना वो सब पूरा ऊंचाई से गिर रहा था और फेन जैसा लग रहा था। इसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल, जो हिमालय को सलामी देना चाह रहा था ना। ठीक है, रुक कर के हिमालय को सलामी देना चाह रहे थे, लेकिन वो देख रहे थे सामने क्या, सेवन सिस्टर वाटरफॉल। ठीक है, याद रखिएगा। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इस खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। मतलब फ्लैश क्या होने लगा, तो वहाँ चमकने लगा। ठीक है, और सभी लोग जो है ना उस सेवन सिस्टर वाटरफॉल के फ़ोटो खींचने में क्या होने लगे, तो मशगूल, व्यस्त होने लगे, व्यस्त थे। ठीक है, आदिम युग की किसी अभिशप्त मतलब होता है मतलब शापित, जो श्राप मिला हो किसी को, शापित राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने की संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। मतलब चूँकि वो अकेले थे, ठीक है ना, तो उनको आत्मा का भी संगीत सुनाई दे रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था, और झरने का भी संगीत सुनाई दे रहा था, उनको महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा से पाँव डुबोया तो भीतर तक भीग गए। मतलब पानी ठंडा होगा, तो जैसे ही पानी में पैर डुबाए तो उनको महसूस हुआ एकदम बिल्कुल ठंडा। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। मतलब एकदम उनका जीवन में शांति महसूस होने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक व झरना उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों मतलब सीमा बाउंड्री से दूर बहती धारा बहने लगी हूँ। उनको ऐसे महसूस हो रहा था। भीतर की सारी तामसिकताएं, ठीक है, तामसिकताएं मतलब कि बुरी तरह का जो संगति है, और दुष्ट वासनाएं माने कि जो क्या हो, दुष्ट वासनाएं मतलब बुरा इच्छा जो है, इस निर्मल धारा में बह गया हो। माने उनका मतलब लेखिका बोल रही है कि जो भी उनका जीवन में तामसिकता है और जो बुरी इच्छा है, वासना है, वो सब धारा में बह गया। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आओ इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। मैंने वो उनको बुलाने लगा जीप में कि आइए मैडम आगे, इससे भी ज़्यादा जो है नज़ारे मिलेंगे। आगे देखिए, अनमनी सी मैं उठी। ठीक है, मैंने हिचकिचाते हुए उठे। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे आँखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छू मंतर जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय हो गया। देखिए, कुछ देर पहले तो सब चीज़ दिखाई दे रहा था, हरापन, पीलापन, लालिमा, पलस्तर उखड़ा हुआ दीवार इत्यादि दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद जो है ना सब चीज़ बादलों के मोटी परत से एकदम ढक गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र लिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आँखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी मतलब समझदार बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। मतलब लेखिका बोल रहे हैं कि प्रकृति मुझे क्या बना रही है, तो प्रकृति मुझे समझदार बना रही थी। ठीक है, धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी, मतलब धीरे धीरे धुंध थोड़ा सा कम हुआ। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। ठीक
ठीक है, माने छाया बन रहा था, अब जो कि सूरज जो है उग रहा होगा, ठीक है। और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब और जैसे जन्नत जो है वो बिखरी पड़ी थी, ठीक है। मतलब एक स्वर्ग जैसा उनको महसूस हो रहा था, जन्नत जैसा। नज़रों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, माने जहाँ तक नज़र जा रहा था वहाँ तक उनको खूबसूरती ही दिखाई दे रहा था। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे दिखाई दे रहे थे उन्हें। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। क्या लिखा था? थिंक ग्रीन लिखा था। आश्चर्य! पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, माने जो हमेशा बहने वाले झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रूडोडेंड्रो के फूल। देख लीजिएगा, रूडोडेंड्रो के फूल का जिक्र है। सब अपनी अपनी लय तान और प्रवाह में बहते हुए चैरवेती मने चलते जाओ और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद, ठीक है। मतलब कि वहाँ सब चीज़ दिखाई दे रहा था, वहाँ पहाड़ दिखाई दे रहा था, हमेशा बहने वाली झरना दिखाई दे रहा था और तेज वेग से बहती हुई तीस्ता नदी दिखाई दे रहा था। सामने जो है धुंध दिखाई दे रहा था, सामने बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे थे, बहुत सारा चीज़ दिखाई दे रहे थे। और बता रहे हैं कि उससे तुलना में मेरा जो जीवन क्या है वो तिनका के समान है, वह हमारा वजूद, वो लेखिका बोल रहे हैं। चलिए आगे देखिए। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य, माने वो देख रहे थे जो सौंदर्य उनके सामने चल रहा था वो क्या है, वही जीवन का आनंद उनको महसूस हो रहा था। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी, आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। मैंने उनको कैसा लग रहा था कि जैसे वो ईश्वर के निकट पहुंच गए। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सुखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्र मुग्ध सी मैं तंद्रील अवस्था में ही थोड़ी ही दूर तक निकल आई थी कि अचानक पाँवों पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्त्व भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यंगना के नुपुर अचानक टूट गए हो। माने जो नृत्य करने वाले हैं उनके पैरों का जो घुंघरू है वो टूट गया हो, ऐसा उनको लगा। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। मतलब जैसे वो दुख भरी घटनाएं देखे ना, कि पहाड़ी जो स्त्रियां हैं वो मेहनत कर रही हैं, पत्थर पर बैठ के पत्थर तोड़ रहे हैं, तो जो सारा जो सुख का जो संगमिता उनके अंदर भरा था वो सब टूट गया। गूथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको, माने बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग उनके सामने दिखाई दिया, ठीक है। मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ वहीं पर खड़े बीआरओ बने बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा, मैंने यहाँ क्या हो रहा है। उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया, जिन रास्ते से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं वहीं रास्तों को ये पहाड़ियों चौड़ा बना रही हैं, ठीक है। यानी कि वो सब स्त्रियां जो है ना मेहनत कर रही थी।
मजदूरी कर रही थी, ठीक है। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, मेरे मुंह से अकस्मात निकला, ठीक है, ऐसा मैंने वो बोल दिए वो उसके रिप्लाई के बाद बीआरओ के ऑफिसर के। वह संजीदा हो गया, कहने लगा पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जाले में उन्हीं लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कट्टे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश, मैंने जरा सा भी चूक हुआ तो सीधे मौत। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड दैट टू बिल्ड दिस रोड। मैंने आप ताबूत करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है, ठीक है। मैंने आप ताज्जुब करेंगे, मैंने आपको झूठ लगेगा, लेकिन इतना मेहनत किए हैं यहाँ के लोग कि जैसे मानो कि मौत को भी झुठला दिए हैं। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, ठीक है, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन डोलती आदिवासी युवतियाँ, ठीक है, जो चिड़चिड़ी इत्यादि का पत्ता होता है ना, या सतुआ का पत्ता इत्यादि होता है, उनको लेखिका ने कहाँ देखा था, तो पलामू और गुमला के घने जंगलों में देखे थे कि वहाँ की भी जो महिलाएं थे अपने बच्चे को पीठ पर बांध के और वन पत्ता ढूंढने के लिए जा रही थी। तो याद रखिएगा पलामू और गुमला का जिक्र है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे, मैंने सब एक जैसे था। मैंने पलामू और गुमला की स्त्रियों के फूला हुआ जो पांव था और जो वहाँ की महिलाओं के हाथ में जो ठाठे का मतलब होता है कि जो कठिन कार्य के बाद हाथ में गांठ पड़ जाना, निशान पड़ जाना, वो एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है कि सारी मलाई एक तरफ, सारा आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ, ऐसा लगता है उनको, लग रहा था लेखिका को। और तभी मेरी सहयात्री मनी और जितेन मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। जितेन नान के बोला कि आप तो भारत के नागरिकों को कहीं भी दुख में देख सकते हैं, आप यहाँ पैसा खर्चा करके सुंदर दृश्य देखने आए हैं, पर्वत पहाड़ देखने आए हैं, वो देखिए। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेइंग है, मतलब वेस्ट एट रिपेइंग माने कि जो प्रकृति से कम लेते हैं लेकिन देते बहुत कुछ हैं, वो इनकी इसका मीनिंग हुआ। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देते हैं। मन ही मन सोचा मैंने लेखिका ने ऐसे सोचे। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियाँ किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। मैंने जो मेहनत कर रहे थे नियुतिया, कुछ देर के बाद जब वो खिलखिलाकर हंसे तब इनको अचानक लगा कि मानो जो जीवन खंडहर था वो ताजमहल के जैसे सुंदर बन गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे।
हेयरपिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। स्कूल से वो लौट रहे थे बच्चे, ठीक है, और इन लोगों से लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया हर दिन 3-3.5 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। तो कितने दूर का चढ़ाई रहता था? तो 3-3.5 किलोमीटर का चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते थे बच्चे। क्या स्कूल बस नहीं है? वैसे लेखिका ने पूछे। मनी के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मनी ने ऐसे पूछा था, मैडम यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्बीला नहीं मिलेगा, ठीक है। चिकना बर्बीला जो है लोग जो है यहाँ आपको नहीं मिलेंगे, ऐसे उसने बोला, ठीक है। चलिए, बर्बीला मतलब कि जो जिसका पेट निकला हुआ हो, बर्बीला उसको बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने चिकना आदमी और जिसका पेट निकला हुआ आदमी ऐसा यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है, ठीक है। तराई में स्कूल था, याद रखिएगा। नीचे तराई में एक ही स्कूल था जो 3-3.5 किलोमीटर दूर था। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों भी चराते हैं, पानी भी भरते हैं, जंगल से लकड़ियाँ भी भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे, ऐसे ड्राइवर ने बोला। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्ते को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना चौड़ा बनाया गया हो, ठीक है। ऐसा लगता था कि जरा से भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसकते तो हम सीधे घाटियों में माने नीचे खाई में चल जाते हैं। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी थी चेतावनियाँ भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। सामने चेतावनी लिखा था, वो पढ़े थे। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, ठीक है, वी केयर मैन इंटर अराउंड, ठीक है। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे। वहाँ पर क्या दिखे? तो उनको याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक उनको नजर आए। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक उनको नजर आए। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियाँ बोकू पहने माने सिक्किमी परिधान पहने चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा नजर आ रहा था। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली की बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था। मैंने ऐसे लग रहा था कि जैसे सूरज जो है वो ढल रहा हो, हरियाली के बीच सूरज क्या हो, ढल रहा हो। कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। इतनी अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था, ठीक है, माने कि जिसको सहन नहीं कर सकते थे, इतना सुंदर था। चलिए आगे देखिए। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, ठीक है, शांत बस्ती जो है वह लायुंग मिला था। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चित सो रही थी, ठीक है। जगह क्या नाम था? लायुंग।
उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में, ठीक है, वो लोग आराम के लिए ठहरे थे। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तीस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम धीरे धीरे हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी घुंघरुएं की रुंझुनहट सी उनको महसूस हो रहा था। आंखें अनायास भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षमय अपराध किया है, ऐसा लेखिका सोचने लगे। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। ठीक है, अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपने अंजुलियों में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। ठीक है, पूजा करते समय संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूँ, वो सोचने लगे कि हमारे यहाँ तो हाथ में जल लेकर संकल्प करते हैं, क्या संकल्प करूँ? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, जो उनके अंदर जो सारा जो हलाहल जो भरा हुआ था ना, ठीक है, सारी तामसिकताएं बह जाएं इसी बहती धारा में, ऐसा सोच रहे थे। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते ही देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण, ठीक है, संक्रमण मैंने फैलाव, ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मनी ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम अब अवाक उसे ही देखते रह गए। यानी कि मनी का उम्र कितना था? 50 साल। वो कुमारियों को भी मात दे दिए, मैंने कि जो युवा है युवती उनको भी मात दे दिए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आया था इतना आनंद, ठीक है, ऐसा वो महसूस करने लगे। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरमय था। तीस्ता नदी की शांति धारा के समान ही कल कल कर बह रही थी। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार था। ठीक है, तो 3 प्रकार के फसल का जिक्र है, चीज़ों का। 2 फसल है और एक क्या है? दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। यानी कि वो अप्रैल का शुरुआती महीने का समय था। यद्यपि हम सी लेवल, ठीक है, मैं समुद्र के लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। ठीक है, कितनी ऊंचाई पर थे? तो याद रखिएगा, समुद्र से लायुंग 14,000 फीट ऊंचा है। मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए हुए लोग के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते हैं, इसीलिए बर्फ़ देखने के लिए वो भी क्या थे? बेचैन थे। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नाव
युवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाओ चली जाऊं, कटाओ, ठीक है, तो मुझे वहाँ सर्दिया बर्फ़ मिल जाए, ठीक है, हमने शायद बर्फ़ मिल जाए। कटाओ यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। तो प्रश्न आएगा कि कटाओ को भारत के किस रूप में जाना जाता है? तो भारत के स्विट्ज़रलैंड के रूप में, याद रखिएगा, ठीक है। कटाओ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था, माने फेमस नहीं हुआ था, और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था, माने जैसा वो शुरू से था वैसा ही था। कटाओ जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। लायुंग खुद 14,000 फीट था ऊंचा, और लायुंग जो कटाओ है ना वो और 500 फीट ऊंचा था, ठीक है, और 2 घंटा का सफ़र और वहाँ से करना था लायुंग से, तब कटाओ पहुँचते। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुप कर लिया, मैंने खा गया। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाओ की ओर चल पड़ा। कटाओ का रास्ता और ख़तरनाक था, और उस पर धुंध और बारिश, मैंने एक तो रास्ता खुद ही खतरनाक था, ऊपर से धुंध भी गिर रहा था और बारिश भी हो रहा था हल्का हल्का, ठीक है। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था, मैंने एक्सपीरियंस से गाड़ी चलाने लगा हुआ, क्योंकि हमेशा वो गुजरता था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत जम गया था। सब कुछ बादलमय हो गया था। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप, ठीक है, ऐसा महसूस हो रहा था। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था, मैंने शांति, चुपचाप बैठ गए थे, क्योंकि रास्ता डेंजर था और उस पर बारिश हो रहा था। एक चूक और सब खल्लास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड, माने कि यदि आप शादी आपका हो गया है तो स्पीड को आप डाइवोर्स दे दीजिए। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली, ठीक है, मैंने खूब चेतावनी वहाँ लिखा था। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हट गया। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। मेरी सहेली मनी स्विट्ज़रलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर है। मनी ने ऐसा तुरंत रिप्लाई दिया। हम कटाओ के करीब आ रहे थे, क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो, ऐसा लग रहा था। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए, एकदम ताज़ा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। साबुन के झाग की तरह सब ओर गिरी हुई बर्फ दिखाई दे रहा था। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी। चांदी से चमकते पहाड़ नजर आ रहे थे। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोछो, मैंने बहुत अच्छा लग रहा है। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखे? आप अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें जो है ना वो चमक उठी थी। नेपाली भाषा के गर्व से चेहरा इतराने लगा था और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। मैंने तभी अचानक बर्फ भी गिरने लगा था।
तीमरो माया सौंधे मलाई संताउंच, यानी तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहु ओर बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ था। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे थे। माने बहुत सारे जो लोग थे ना सैलानी, वे सब कैमरे में फ़ोटो खींचने लगे गए थे। आगे देखिए, मेरे पाँव झन झन करने लगे थे पर मन वृंदावन हो रहा था। माने पाँव तो है उनका सुन हो रहा था, लेकिन जो मन है ना वो खुशी से उमड़ रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं। मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। मैंने टूरिस्ट स्पॉट मैंने घूमने वाला जगह वह नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं था। मैंने वहाँ दुकान अभी नहीं बनल था क्योंकि वो टूरिस्ट स्पॉट स्थान नहीं था। खैर, दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। मैंने सब लोग कैमरा में फ़ोटो खींच रहे थे तो अपने जीवन में उतार रहे थे फ़ोटो को वहाँ। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, ऐसा वो सोचने लगे। जीवन में सत्यों की खोजा होगा। सर्वे भवन्ति सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक व सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। ठीक है, मैंने करुणा का अवतार बुद्ध के रूप में वो बन जाए आदमी, अपराधी भी अगर हो तो, ऐसा वो सोचने लगे लेखिका। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता पर वर्णन करते हुए लिखा है कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का मंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। ऐसा लेखिका सोचे कि अगर शैतान भी होता ना, बड़ा से बड़ा जो अपराधी भी होता, तो यहाँ आने से मन शांति हो जाता। और एग्जाम्पल यहाँ पास वो देख लिए ये वाला, ठीक है, शैतान और ईव वाला और मिल्टन वाला। मैंने मनी से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता, पर मनी उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। मैंने मनी जो है ना वो अचानक बोलने लगे कि जो हिम शिखर सामने नज़र आ रहे हैं ये जल स्तंभ है पूरे एशिया के। ठीक है, देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो यही जो बर्फ़ है वो बर्फ़ की शिलाएँ पिघलकर जलधारा बन के हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। ऐसा जो है वो सोचने लगी थी। कौन? तो मनी। कितनी अद्भुत व्यवस्था है यह जल संचय की। मनी ने अभिभूत हो माथा नवाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर है, स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई, लेखिका पर। ठीक है, उमड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल फिर उनको आ गया लेखिका को। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। मैंने उनको अब फौज की छावनियाँ नज़र आने लगा आगे। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है। एक फौज से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, मैंने उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था,
आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद से सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं, ऐसा उसने रिप्लाई दिया। ठीक है, उसने क्या जवाब दिया कि आप चैन की नींद से सो सके इसलिए हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। ठीक है, फेरी भेटूला मैंने फिर मिलेंगे कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौज छावनी जिस पर लिखा था वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। ठीक है, माने हम लोग अपना आज जो है क्यों दे रहे हैं, तो आपके कल के लिए। ठीक है, कल के भविष्य के लिए। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे। ठीक है, हमारे ये जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन संकरे घुमावदार और ख़तरनाक रास्ते से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने के लिए जाने कितने के जीवन अपनी हिमाद के पूर्व ही ख़त्म हो गए हैं। माने कि मृत्यु के समय के पहले ही समाप्त हो गया है रोड को बनाने में। और जो सैनिक जहाँ की पेट्रोल के अलावा सब कुछ जम जाता है, वहाँ कैसे रहते हैं? जब बैसाख में वहाँ -15 डिग्री का तापमान है तो बाकी समय में कितना ठंडा वहाँ होगा, ऐसे सोचने लगे। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच एक खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौट कर फिर युमथांग की ओर जाने लगे। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया था। ठीक है, जितेन कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल का। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था, ढेरों ढेर प्रियुता और डुरोरेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा कि बस 15 दिनों में ही देखिएगा, पूरी घाटियाँ फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। ठीक है, ऐसा जितेन ने उनसे बोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरे का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे थे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ बंदर दिखाई दिए थे। ठीक है, बहरहाल घाटियाँ, वादियाँ, पहाड़ों और बादलों की आँख मिचौली दिखाती, पहाड़ी कबूतरों की उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ़ से ढके कटावों के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांच क्या होता है, तो मंजिल तक का सफ़र होता है। ठीक है, बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं मैडम, मैं क्या हूँ, इंडियन हूँ। उसने क्या किया तो जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र राजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। ठीक है, क्योंकि जब वो युवती से पूछा गया था कि आप सिक्किमी हो, तो बोली थी कि नहीं, मैं इंडियन हूँ। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मनी ने बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह ही कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जागती है। खैर, मैंने वो ऐसा सोच के फिर बोले कि खैर। लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम की जानकारियाँ देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे।
जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है, ऐसा उसने बताया। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यहाँ पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गद्दारी फैलाएगा वह मर जाएगा। तो वह स्थान कौन सा था? तो याद रखिएगा, वह स्थान था खेदुम। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? ऐसा उसने पूछा लेखिका ने। उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़ नदी झरने, हम इनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे, ऐसा जितेंद्र ने बोला। तभी गैंगटोक इतना सुंदर है, मैंने कहा। लेखिका ने जवाब दिया कि तभी गैंगटोक इतना सुंदर है। गैंगटोक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। तो प्रश्न आएगा कि चैप्टर में गंतोक का मतलब क्या बताया गया है? तो पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया, मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके बाद कई वर्षों के बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रख कर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। ऐसा कौन सोचा था? तो भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता। याद रखिएगा। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम क्या है? सौंदर्य है। मन ही मन मैं कहती हूँ। जीप आगे बढ़ने लगी। मैंने मन में ऐसा वो जवाब दिए और जीप आगे बढ़ने लगा। अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न सोल्व करेंगे। देखिए, मेहनत का बादशाहों का शहर जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात, वह कौन था? तो वह था गैंगटोक। ऑप्शन नंबर बी। उजास का अर्थ क्या बताया गया है? तो उजास का अर्थ वहाँ उजाला बताया गया है। ठीक है। हामरो जीवन तिमरो कौशली प्रार्थना किससे लेखिका सीखी थी? ठीक है। तो एक नेपाली युवती से वह प्रार्थना जो है वो सीखे थे। तो किससे सीखे थे? तो नेपाली युवती से। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन है? तो कंचनजंगा है। ठीक है। गैंगटोक से कितनी दूरी पर युमथांग था? गैंगटोक से कितनी दूरी पर युमथांग था? तो 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। लेखिका के ड्राइवर और गाइड का नाम क्या था? तो जितेंद्र नार्गे। लेखिका के जो ड्राइवर था उसका नाम क्या था? तो जितेंद्र नार्गे था। कौन से नुकीले पेड़ जो है वो दिख रहे थे वहाँ पास? किसके नुकीले पेड़ वहाँ दिख रहे थे? ठीक है। तो वहाँ जो है ना दोस्तों, पाइन और धूपी के नुकीले पेड़ जो है वो दिख रहे थे। बौद्ध पताकाएँ की रंग कैसी थी? तो सफ़ेद थी। ठीक है। सफ़ेद बौद्ध जो पताकाएँ हैं वह किसके प्रतीक था? वहाँ जो लगाया गया था, शांति और अहिंसा का प्रतीक है। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु के बाद पवित्र स्थान या पर्वत पर कितने श्वेत पताकाएँ फहराए जाते हैं? तो 108 श्वेत पताकाएँ जो है ना वो फहराए जाते हैं। कभी लॉन्ग स्टॉक में किस फिल्म की शूटिंग हुई थी? ठीक है। तो गाइड फिल्म की। किसको घुमाने से सारे पाप जो है ना वो धुल जाते हैं? तो धर्मचक्र प्रेयर व्हील को घुमाने से। कहाँ पहुँचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण कार्य में लोग अपनी जान गंवा चुके थे? तो कहाँ पहुँचने वाला रास्ता था? तो वो था हिमालय पहुँचने वाला रास्ता। ठीक है। कौन हमें स्व की संकीर्णता से मुक्त कराती है? ठीक है। कौन हमें स्व की संकीर्णता से मुक्त कराते हैं? तो घुमकड़ी। ठीक है। आगे देखिए, जितेंद्र नार्गे की जीप में तथा यात्रा के दौरान दुकानों पर तस्वीरें लगी हुई थी, वो किसकी थी? तो वह थी दलाई लामा की। सैलानी झूम झूम कर कौन सा गीत गा रहे थे? तो सैलानी जो झूम झूम कर वो कौन सा गीत गा रहे थे? तो गीत गा रहे थे दोस्तों, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। ऑप्शन नंबर सी। मधु कांकरिया के साथ तीस्ता नदी कहाँ से साथ जो है ना वो बह रहा था? तो कहाँ से? तो सिलीगुड़ी से ही साथ था। ठीक है। पहाड़ी औरतें के हाथों में क्या था जो लोग पत्थर तोड़ रही थी? ठीक है। उनके हाथों में जो था वो क्या था? तो कुदाल और हथौड़ा था। कुदाल एवं हथौड़ा। ऑप्शन नंबर ए। सरकारी बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था?
सरकारी बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था, एवर वंडर हु डिवाइन डेथ विल दीज रोड्स, ठीक है, ये लिखा गया था। मैंने जो रोड बनाए थे ना वो सब मौत को भी मात दिए थे, यानी मौत को भी झुठला दिए थे। मधु कांकरिया ने इस पाठ में झारखंड के किन जिलों का वर्णन किया है, तो पलामू और गुमला, ठीक है ना, इसके इन दोनों जिलों का वर्णन किया है। बच्चे कितने किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते थे, ठीक है, तो कितने किलोमीटर का जो पहाड़ी चढ़ाई था, तो 3-3.5 किलोमीटर का। जितेन नार्गे ने किसने पूछा क्या यहाँ स्कूल बस नहीं है, ठीक है, किसने ऐसे पूछे था, तो लेखिका की जो साथी थी जिसका नाम था मनी, उन्होंने जितेन से ये सवाल पूछा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने सोचा कि ये देश की आम जनता ही नहीं जीवन का प्रतिसंतुलन भी है, ये वेस्ट एंड रिपेइंग है, जिसका कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देते हैं, तो यह किसने सोचा था, ठीक है, बताइए। तो यह लेखिका ने सोचा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, किसने खिलखिलाकर हंस पड़ने से लेखिका को लगा कि जीवन लहरा उठा और सारा खंडहर ताजमहल बन गया, तो किसके हंस पड़ने से ऐसा लगा था, तो जो श्रम सुंदरी जो थे ना, जो मेहनत कर रहे थे, जो काम कर रहे थे, तो उनके हंसने पर, श्रम सुंदरियों के हंसने के बाद। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी। युवतियाँ क्या पहने चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी, ठीक है, तो युवतियाँ जो है ना वो बोकू परिधान पहने चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। युमथांग पहुँचने के लिए कहाँ रात भर का पड़ाव लेना था, युमथांग पहुँचने के लिए कहाँ रुकना था, तो लायुंग रुकना था। कहाँ रुकना था युमथांग पहुँचने के लिए, तो लायुंग रुकना था। एक नन्ही सी बस्ती जहाँ सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चिंत सो रही थी, वह जगह का नाम बताना है, वो था लायुंग। कौन था, लायुंग। मनी का उम्र कितना था, जो मनी थी उनका उम्र जो है वह कितना था, तो मनी जो थी वो लेखिका की कौन थी, दोस्त थी, उनका उम्र 50 साल बताया गया है कहानी में। किस महीने में भी लेखिका को बर्फ का एक टुकड़ा नहीं दिखा, ठीक है, किस महीने में भी लेखिका को बर्फ का एक टुकड़ा नहीं दिखा था, तो अप्रैल का वहाँ जिक्र किए थे उन्होंने, किसका, तो अप्रैल का जिक्र किए थे। लेखिका लायुंग में जब थी तो वे समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर थी, तो 14,000 फीट पर थी। कितनी ऊंचाई पर थी, तो याद रखिएगा 14,000 फीट पर थी। किसके वजह से स्नोफॉल कम होते जा रहा है, तो प्रदूषण की वजह से स्नोफॉल जो है ना वो कम होते जा रहा है, याद रखिएगा। लेखिका ने किसे भारत का स्विट्जरलैंड माना है, लेखिका ने किसे भारत का जो है वो स्विट्जरलैंड वो माने हैं, तो कटाओ को, किसको, याद रखिएगा कटाओ को, ठीक। चलिए आगे देखिए, कटाओ लायुंग से कितना ऊपर था, कटाओ जो है ना लायुंग से कितना ऊपर था, तो 500 फुट ऊपर था। आगे है कि बर्फ दिखने के बाद जितेन ने लेखिका से पूछा कि कैसा लग रहा है, तब लेखिका ने क्या जवाब दिया था, ठीक है, तो लेखिका ने जवाब दिया था राम रोछो। क्या जवाब दिया था, राम रोछो, ठीक है। तभी जितेन को अपना भाषा सुनकर गर्व हुआ था। वह सौंदर्य अगर बड़ा से बड़ा अपराधी भी देख ले तो किसके समान करुणा का अवतार बन जाता है, वह अगर देख लेता तो किसके समान बन जाता, तो बुद्ध के समान करुणा का अवतार बन जाता। किसने लिखा था कि ईव की सुंदरता देखने के बाद शैतान भी अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता, ठीक है, तो यह बात किसने लिखा था, तो याद रखिएगा मिल्टन ने लिखा था। किसने लिखा था, तो मिल्टन ने लिखा था। किस देश की बॉर्डर एरिया वहाँ लग रहा था, किस देश का जो था ना बॉर्डर एरिया वहाँ लग रहा था, तो चीन का। युमथांग की घाटियाँ किन फूलों से भरी हुई थी, युमथांग की जो घाटियाँ थी दोस्तों वह प्रियोता और रूडोडेंड्रो के फूल से भरे हुए थे। मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांच क्या होता है, तो मंजिल तक पहुंचने का जो सफ़र है ना वो मंजिल से ज़्यादा रोमांचकारी होता है, ठीक है, मंजिल का सफ़र। आगे चलिए देखिए, आगे है कि पत्थर पर किसका फुटप्रिंट था, ठीक है, तो गुरु नानक का फुटप्रिंट था। याद रखिएगा गुरु नानक का फुटप्रिंट था। कहाँ देवी देवताओं का निवास है जहाँ गंदगी फैलाने पर वह व्यक्ति मर जाएगा, ठीक है, तो जगह का नाम था दोस्तों खेदुम। जगह क्या नाम था दोस्तों, तो खेदुम। गंतोक का मतलब क्या होता है, गंतोक का मतलब बताना है कि गंतोक का मीनिंग जो है वो क्या होता है, तो पहाड़ होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि
किसके दिमाग में आया था कि युमथांग में फौजियों के साथ साथ एक टूरिस्ट स्पॉट भी बनाना जाना चाहिए। ठीक है, तो उनका क्या नाम था? आर्मी का कप्तान थे वो, शेखर दत्ता उनका नाम था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।